ये योद्धा डरते हुए अपने घोड़े से भाग रहा होता है, लेकिन इसकी किस्मत खराब रहती है क्योंकि पीछा करने वाले सैनिक इसे पकड़ लेते हैं। और तभी यहाँ पर एक जादूगरनी आती है जो इस योद्धा को अपने जादू से पत्थर का बना देती है, क्योंकि जादूगरनी का मानना था कि ये इस दुनिया का आखिरी योद्धा है और ये इसके काम में अड़चन डाल सकता है। इसलिए जादूगरनी इसे पत्थर का बनाकर पानी में फेंक देती है, जहाँ पर हमें पानी के अंदर ढेर सारी पत्थर की मूर्तियां दिखाई जाती है। जादूगरनी ने योद्धा के एक साथी को भी पकड़ रखा था और इससे पहले वो उसे भी पत्थर का बनाती। वो खुद ही इससे जान बचाकर पानी में कूद जाता है। अगले सीन में हमें आज की दुनिया दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें इवान नाम के जादूगर को दिखाया जाता है, जिसके पास बहुत ही खतरनाक पावर थी। इसलिए एक दिन एक महिला उसे अपने घर पर बुलाती है और उससे पूछती है कि उसका पति उसे धोखा क्यों दे रहा है। इवान उसे अपनी पावर यूज करके बताता है कि तुम्हारे घर पर बुरी शक्तियों का वास है, बस इसलिए तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है। हालांकि इवान की बातों से महिला को पूरा यकीन हो जाता है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। और अगले दिन जब इवान एक होटल के अंदर होता है, तभी वहाँ पर उसी महिला का पति आ जाता है। इवान समझ जाता है कि ये उसी महिला का पति है, इसलिए इवान उसे चकमा देकर यहाँ से भागने लगता है और भागते भागते वो एक वाटर स्लाइड के अंदर चला जाता है। इवान भागते भागते एक वाटर स्लाइड के अंदर चला जाता है और जब ये बाहर निकलता है तो इसे पता चलता है कि ये टाइम ट्रैवल करके एंशिएंट रशिया में आ गया है। इवान को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन तभी उसके सामने वही आदमी आता है जो पिछले पार्ट में जादूगरनी से अपनी जान बचाकर भागा था। वो इवान को बताता है कि तुम एक योद्धा के बेटे हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जादूगरनी से बचाने के लिए छुपा दिया था। आदमी इवान को एक अंगूठी देते हुए बोलता है कि तुम्हें इस पूरी जगह को बचाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी जगह जादूगरनी के कारण खतरे में है। लेकिन अगले ही पल उस आदमी को एक तीर आकर लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और तभी वहाँ पर सैनिक भी आ जाते हैं। वो इवान को पकड़कर राजा के सामने पेश कर देते हैं। जब राजा इवान के हाथ में वो अंगूठी देखता है तो वो उसे आजाद करते हुए बोलता है कि तुम तो मेरे भाई हो। वो इवान को अपनी पत्नी से मिलवाता है, जो कि वही जादूगरनी है जिसने उस योद्धा को पत्थर का बनाया था। जादूगरनी इवान से कहती है कि तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपना महल दिखाती हूँ। इवान भी बड़ी आसानी से उसकी बात मान जाता है और उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन जादूगरनी उसे पकड़कर कैद खाने में बंद कर देती है। इवान समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन तभी उसकी नजर कैद खाने में एक आदमी पर पड़ती है, जिसके शरीर के हर एक हिस्से को बर्फ के अलग अलग टुकड़ों में कैद कर रखा था। ये अजीब सा आदमी इवान से कहता है कि तुम शायद मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम कहाँ से आए। तुम एलोसिया के बेटे हो, जिसे जादूगरनी ने पत्थर का बनाकर पानी में फेंक दिया था। वो आदमी इवान से कहता है कि तुम अगर अपनी दुनिया में वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें एक जादुई तलवार को ढूंढना पड़ेगा और इसे एलोसिया का बेटा ही हासिल कर सकता है, जो कि सिर्फ तुम हो। वो इवान को ये भी बताता है कि मैंने भी एक बार इस तलवार को हासिल किया था, ऐसा करके मैं अमर तो हो गया, लेकिन जब ये बात रानी को पता चली तो उसने सभी जादूगरों को कैद कर लिया, जिससे सभी की जादुई शक्तियाँ खत्म हो गई। अगर तुम अब उस तलवार को हासिल कर लो तो सभी की शक्तियाँ वापस आ जाएंगी, यहाँ तक कि तुम अपनी दुनिया में भी वापस जा पाओगे। और तभी यहाँ पर एक विच को लाया जाता है, क्योंकि इसके पास भी जादुई शक्तियाँ थी। जैसे ही रात होती है, विच अपनी शक्तियों से सभी गार्ड को बेहोश कर देती है। इससे पहले इवान को कुछ समझ में आता, तभी कैद खाने में एक मेंढक आ जाता है, जो कि देखते ही देखते एक लड़की में बदल जाता है। वो सबसे पहले बर्फ में बंद उस आदमी को आजाद करते हुए उसके सभी हिस्सों को जोड़ती है। इसके बाद वो आदमी इवान को भी आजाद करते हुए अपने साथ ले जाता है। ये सभी मिलकर उस तलवार को ढूंढने के लिए एक सफर पर निकल जाते हैं, लेकिन इन्हें ये चीज नहीं पता थी कि ये सब ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजा को भनक भी नहीं थी कि उसके भाई इवान को उसकी पत्नी ने कैद खाने में बंद कर रखा था। रानी सिर्फ उसे ये बताती है कि वो हमारे एक कैदी को भगाकर यहाँ से ले गया। ये सुनते ही राजा को इवान पर बहुत जोर से गुस्सा आता है। वही इवान और उसके साथी एक तालाब तक पहुँच जाते हैं और वैसेलिसा इन्हें बताती है कि इस तालाब में एक रक्षक है, जिसकी इजाजत के बिना हम यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे। इसीलिए वैसेलिसा दिमाग लगाते हुए बड़े प्यार से पानी के किनारे पर जाकर बैठ जाती है, ताकि उस रक्षक को इम्प्रेस कर सके। लेकिन रक्षक उनके जाल में नहीं फंसता और जैसे ही वो वैसेलिसा को मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर इवान आकर उसकी जान बचा लेता है। दूसरी तरफ विच एक सूखे सेब के ऊपर जादुई दवाई की कुछ बूंदे डालती है, जिससे वो बिल्कुल ताजे सेब में बदल जाता है। और जैसे ही वो उसे खाती है, तभी वो एक सुंदर लड़की में बदल जाती है। इतनी सुंदर लड़की देखकर नदी का रक्षक भी पिघल जाता है और वो भी इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और इन्हीं के साथ ही आगे के सफर में चल पड़ता है। बहुत देर तक चलने के बाद ये एक गुफा में पहुंचते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा राक्षस खाना बना रहा होता है। ये बिना उस राक्षस को पता चले दबे पांव यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ये सब इस गुफा से निकलने वाले होते हैं, तभी इवान का फोन बजना चालू हो जाता है, जिससे उस बड़े से दानव को पता चल जाता है कि उसके पीछे कोई है। वो पीछे मुड़कर इवान पर हमला करते हुए सबको मारने लगता है, जिसके चलते इवान दूर जाकर गिरता है। वो अपना दिमाग लगाते हुए सभी से बोलता है कि तुम यहाँ से निकलो, मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ। हालांकि इनकी किस्मत अच्छी रहती है, क्योंकि इनका ये प्लेन काम कर जाता है, लेकिन इनकी मुसीबतें अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं, इनके सामने एक और बहुत ही भयानक नदियाँ आती है, जिसके अंदर बहुत ही खतरनाक मछलियाँ थी। इसलिए वो फ्रॉग जैसे दिखने वाले रक्षक बाहर निकालते हैं और उसे नदी में भेजते हैं, ताकि वो इन खतरनाक मछलियों को हटा सके। लेकिन इन्हें ये चीज नहीं पता थी कि ये ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ये नदी पार कर पाते। तभी वहाँ पर जादूगरनी आ जाती है। सभी उससे जान बचाते हुए पानी के अंदर कूद जाते हैं, जहाँ पर वो नदी का रक्षक पहले से ही मौजूद था। वो सबको कहता है कि तुम यहाँ से निकलो, मैं जादूगरनी का अकेले ही सामना करूंगा। इसलिए वो रास्ते के सामने आकर अपने शरीर को बहुत बड़ा कर लेता है, जिससे रानी के सैनिक आगे नहीं जा पाते। क्वीन को इस बात पर बहुत जोर से गुस्सा आता है। वो अपने जादुई हंटर से उस रक्षक पर हमला करती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है।